स्टूडेंट अपने एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे अपने बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। मतलब कि अभी तक आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किया था और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर अपने कुछ कमियां देखने को मिली, कुछ दोष देखने को मिले। तो जैसे ही दोष देखने को मिले तो इसके बाद में जो बोहर जो साइंटिस्ट था, निल्स बोहर जिसको अपने बोलते हैं, तो निल्स बोहर ने तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उन कमियों को देखा और उन्हीं कमियों के आधार पर इन्होंने अपने मॉडल की इनको विकास की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की। तो इनके जो मॉडल की जो विकास की जो पृष्ठभूमि थी, ये दो बिंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहली वो क्या कहता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं उनका द्वैत व्यवहार होना। पहली जो इसकी बात आई वो आती है, वो कहता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का द्वैत व्यवहार, ये पहली बात इनके सामने आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करती है। अर्थात जो विकिरण है उस विकिरण के अंदर दोनों तरह की प्रकृतियां पाई जाती है। कौन सी? उसके अंदर तरंग के समान भी गुण पाया जाता है और उसके अंदर कौन इसके समान पाया जाता है? कण के समान गुण भी पाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो कहता है दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। तरंग के समान तरंगीय गुण भी पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? कणीय गुण भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहली बात थी जो इसके अंदर बोर के परमाणु मॉडल को विकास की पृष्ठभूमि मिली। इसको अपने डिटेल में अभी देखेंगे। इसके बाद में जो दूसरी बात इसके सामने आती है वो तो परमाणु स्पेक्ट्रम। दूसरा जो इसका जो मेन चीज थी वो था परमाणु स्पेक्ट्रम। तो ये जो निल्स बोहर था, इस निल्स बोहर के परमाणु मॉडल की जो दो बातें हैं, इन दोनों बातों को अपने डिटेल में देखना यहाँ पर पड़ेगा। तभी अपने को निल्स बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु मॉडल अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने विकास की पृष्ठभूमि किन दो बातों पर आधारित थी, वो दोनों बातें आपके समझ में आई। एक तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का द्वैत व्यवहार अपने को जानना पड़ेगा और दूसरी चीज अपने जो जानेंगे वो परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे कि परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है और परमाणु स्पेक्ट्रम का जो इन्होंने प्रायोगिक अध्ययन किया था उस प्रायोगिक अध्ययन से इनको क्या क्या परिणाम उसके प्राप्त हुए। तो पहले अपने कहते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसका दोहरा व्यवहार होता है। उस दोहरे व्यवहार में से पहला व्यवहार लेते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति। तो अपना जो टॉपिक बनाते हैं वो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कौन सी प्रकृति की बात करता हूं मैं यहां पर? तरंग प्रकृति के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे अपने कि उनकी प्रकृति कैसी होगी? तरंगों के समान प्रकृति होगी। उस तरंगीय प्रकृति के बारे में अपने को अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा जाए कि अगर कोई भी गर्म वस्तु है तो गर्म वस्तु से अवशोषित या उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का अगर अपने अध्ययन किया जाए, जैसे कोई भी यहाँ पर गर्म वस्तु है या किसी वस्तु को गर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो वो कहता है कि गर्म वस्तु से, ये जो कोई गर्म वस्तु होगी, इस गर्म वस्तु से या तो कह रहा है कि उत्सर्जित होने वाले विकिरण या इसके अंदर अवशोषित होने वाले जो विकिरण हैं, इसका अगर अपने अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन से अपने कहते हैं कि इस गर्म वस्तु से जो विकिरणें निकलती है उन विकिरणों को मैं नाम देता हूँ या अवशोषित होती है उसे अपने क्या कहा जाता है? ऊष्मीय विकिरणें कहा जाता है। तो इन विकिरणों का जो नाम हमारे सामने आता है वो नाम क्या आता है? ऊष्मीय विकिरण इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इन ऊष्मीय विकिरणों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे और इन ऊष्मीय विकिरणों के बारे में जो आधुनिक अवधारणा है उस आधुनिक अवधारणा के बारे में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अपने बात करें कि जो 19वीं सदी से पहले ज़्यादातर इनके बारे में अपने को ज्ञान नहीं था, तो लगभग अपने पास यहाँ पर लगभग 1870 में एक वैज्ञानिक आए मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक आए हमारे सामने? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत किस पर आधारित था? ये कहता है कि जो इसे क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय
तरंगे आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट किया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न क्यों होती है। तो इन्होंने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो आवेशित कण है उस आवेशित कणों के कारण से ही उत्पन्न होती है। और इनका जो सिद्धांत था, इनका जो प्रायोगिक सत्यापन भी कर दिया गया, और जो प्रायोगिक सत्यापन जो किया गया था वो हेनरी हर्ट्ज ने किया था। इस चीज़ का जो प्रायोगिक स्थापन किया गया वो प्रायोगिक सत्यापन किसने कर दिया? हेनरी हर्ट्ज ने। इन्होंने जो ये बात कही, इस बात का इन्होंने प्रायोगिक सत्यापन कर दिया कि इससे पहले ये नहीं पता था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो उत्पन्न क्यों होती हैं। तो मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो किसके कारण से उत्पन्न होती है? आवेशित कणों के कारण से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। और इस बात के पक्ष में जो साइंटिस्ट हुए हेनरी हर्ट्ज, इन्होंने इसका प्रायोगिक सत्यापन भी कर दिया गया। तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया कि जो मैक्सवेल था, उनने जो सबसे पहले जो आवेशित पिंडों जो आवेशित कण हैं उनके बीच अनोन्य क्रिया करके विद्युत चुंबकीय तरंगों के व्यवहार के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि जो विद्युत आवेशित कण हैं उनको जब त्वरित किया जाता है, इन्होंने क्या बताया कि विद्युत आवेशित जो कण है, ठीक है, विद्युत आवेशित कण क्या बात कही इन्होंने कि जो आवेशित कण है उन आवेशित कणों से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। आगे इन्होंने इसमें क्या कहा कि जो विद्युत आवेशित कणों को जो त्वरित किया जाता है, मतलब इनके अंदर जो त्वरण लाया जाता है, तो इनको त्वरित करने से एकांतर क्रम में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जब विद्युत आवेशित कण है इन्हें जब त्वरित किया जाता है तो इनको त्वरित करने से एकांतर क्रम में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र वो तरंगों के रूप में संचरित होता है। यह क्षेत्र विद्युत व चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, किस रूप में संचरित होगा? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होगा। और इन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इन्हें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्हें नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक अपने मैक्सवेल ने अपने जो बोर का जो परमाणु मॉडल था इसके अंदर इन्होंने जो पृष्ठभूमि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं इनकी तरंगी प्रकृति के बारे में अपने को कुछ यहाँ पर बातें बताई। ठीक है, अब अपने आगे चलें। ये कहता है कि जो प्रकाश है, इन्होंने कहा जो प्रकाश सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो भी एक विकिरण का रूप है। वो भी किसका रूप है? एक विकिरण का ही रूप है। ठीक है, और उस विकिरणीय रूप के कारण से अपने अगर इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति के बारे में जाने कि ये होती कैसी हैं तो इनको अपने डिस्कस करें। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हुई और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर अपने 3 अक्षों की बात कर रहे हैं। ये अक्ष हमारे पास अक्ष है। ठीक है, इसके बाद में ये वाली अक्ष अपने जैसे वाई अक्ष मान लेते हैं, कोई भी मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अक्ष होगी अपने पास जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या है कि अपने जो तरंग है उस तरंग के संचरण की दिशा है। ये क्या है? उसके तरंग के संचरण की दिशा। सीधी सी बात
कि कोई तरंग क्या होती है कि इस दिशा से उस दिशा में संचरित हो रही है, इस तरह से वो तरंग क्या कोई चल रही है। ठीक है, तो तरंग के संचरण की दिशा के अपने कहते हैं कि इससे दो क्षेत्र इससे उत्पन्न होते हैं इस तरंग से। कौन कौन सा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैं कहता हूं कि ये जो क्षेत्र है वो मेरे पास है विद्युत क्षेत्र घटक है, और ये वाला मैं ले लेता हूं इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र घटक हो जाता है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं कि अगर तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है तो इस तरंग के से दो क्षेत्र उत्पन्न होंगे। कौन सा? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर विद्युत क्षेत्र इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ अगर उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? इसके जस्ट लंबवत, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। कैसे उत्पन्न होगा? बाहर से अंदर की तरफ उत्पन्न होगा। समझ में आई आपको बात कि अगर तरंग इस दिशा में अगर जा रही है तो तरंग इस दिशा में जाने पर इसका जो विद्युत क्षेत्र अगर माना जाए, अपोजिट भी हो सकता है कि अगर विद्युत क्षेत्र मैं कहता हूं कि ऊपर से नीचे की तरफ उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत उत्पन्न होगा। वो कैसे होगा? बाहर से अंदर की तरफ निकलेगा। कैसे निकलेगा? बाहर से अंदर की तरफ। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर तरंग के संचरण की दिशा ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र कैसे जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। दोनों क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस चित्र में अपने इन दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये दोनों क्षेत्र हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों की अगर अपने बात यहाँ पर की जाए। ठीक है, अब अपने बात करें कि जो दोलायमान जो आवेशित कण है, जिसमें अगर कोई आवेशित कण है उसमें अगर त्वरण उत्पन्न किया जाता है, तो त्वरण उत्पन्न करने पर उससे जो दो विकिरणें निकलती है, कौन सी? विद्युत और चुंबकीय जो विकिरणें निकलती है वो एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। अर्थात दोनों तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और दूसरी अपने बात करें कि जैसे ध्वनि तरंगें और जल तरंगों के तरह, जैसे ध्वनि तरंगों और जल तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आपने कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो निर्वात में गति कर सकती है। जैसे ध्वनि तरंगें और जल तरंगें जो होती है वो निर्वात में गति नहीं कर सकती, उनके गति के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं, इनको गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं इनके अंदर कुछ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आएंगे? जैसे अपने पास आता है तरंग दैर्घ्य, जिसे अपने लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति, जिसे अपने न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य होगी, आवृत्ति हो गई। ठीक है, ये जो शब्द अपने को यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। तो ये तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, ये सामान्यतः क्या है? और अपने यहाँ पर इन तरंगों, इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में अपने सुना भी है। जैसे अपने भिन्न भिन्न नाम से अपने इनको सुनते हैं। ये तरंगें कैसी होती है? जैसे ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसको अगर रफ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, परिभाषा बाद में देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है। अपने जो सुने हुए जो नाम है, जैसे अपने कहते हैं कि रेडियो तरंगों की अगर अपने बात करता हूँ, ठीक है, रेडियो तरंगें या रेडियो आवृत्ति जिसको बोल सकते हैं। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अलग अलग जो चैनल हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग रहती है। तो रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 10 हर्ट्ज होती है। रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 10 हर्ट्ज होगी, जिसका उपयोग अपने प्रसारण में, मतलब रेडियो तरंगों के प्रसारण में किया जाता है। इसी तरह से सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगें जिसको माइक्रोवेव बोला जाता है। सूक्ष्म तरंगें या क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोवेव कहा जाता है, जिनकी जो आवृत्ति है 10 हर्ट्ज होती है। और इनका उपयोग किस में किया जाता है? जो रडार सिस्टम है उस रडार सिस्टम के अंदर इन तरंगों को प्रयोग में लिया जाता है। इनको किस में प्रयोग लेते हैं? अपने प्रसारण के अंदर इनको प्रयोग में लिया जाता है, कि रेडियो प्रसारण के अंदर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो अवरक्त विकिरणें हैं, इंफ्रारेड विकिरणें हैं,
अवरक्त विकिरण, इनकी जो आवृत्ति होती है 10 की पावर 13 हर्ट्ज के लगभग होती है। ठीक, अवरक्त विकिरणों की जो आवृत्ति है 10 की पावर 13 हर्ट्ज होती है और इसका उपयोग पदार्थों को गर्म करने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पराबैंगनी विकिरण, जिसे अपने यूवी विकिरण भी कहा जाता है। अवरक्त विकिरणों को IR, इंफ्रारेड इन्हें कहा जाता है यूवी। इनका जो क्षेत्र होता है वो 10 की पावर 16 हर्ट्ज इनका होता है। ठीक है, अवरक्त जो पराबैंगनी विकिरण है इनका 10 की पावर 16 होता है। जो सूर्य जो विकिरण है वो सूर्य की विकिरण का अपने एक भाग बता सकते हैं, सूर्य की विकिरण का भाग है ये जो पराबैंगनी विकिरण है। इसके अलावा अपने पास बात करें दृश्य विकिरण है, जिसके अंदर अपने देख सकते हैं दृश्य विकिरण, विजिबल। इनकी जो आवृत्ति होती है 10 की पावर 15 हर्ट्ज होती है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 10 की पावर 15। मतलब इसी क्षेत्र को ही अपने देखा जा सकता है, इसी क्षेत्र की विकिरणों को अपने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी हमारी जो आंख है वो आंख इन्हीं क्षेत्र को देखा जा सकता है, बाकी क्षेत्र की विकिरणों को हमारी आंखें नहीं दे सकते। जैसे यूवी विकिरणें हैं उसको अपनी आंखें नहीं देख सकती हैं, इंफ्रारेड विकिरणों को, सूक्ष्म विकिरणों को या रेडियो जो आवृत्ति है इनको हमारी आंखें नहीं देख सकते। तो हमारी आंखें सिर्फ दृश्य विकिरण जो रीजन है इसी को ही हमारी आंखें यहाँ पर देख सकती हैं। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें कि जो विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं इसके अंदर अपने पास यहाँ पर जो अपने ये जो शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, इन शब्दों की अगर अपने बात करें कि ये शब्द क्या है, जैसे ये कोई विकिरण है हमारे पास, ठीक है, ये विकिरण है तो ये ऊपर की तरफ उठ रही है। इसे क्या कहा जाता है? जो अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम जो गहराई है, किसी भी तरंग की अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम जो गहराई होती है इसे क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। इसे क्या नाम देते हैं अपने? आयाम। किसी भी तरंग की अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम गहराई को क्या कहा जाता है? आयाम, अर्थात एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसे क्या नाम देते हैं? आयाम, या क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो आयाम क्या है? किसी भी तरंग की अधिकतम गहराई या अधिकतम ऊंचाई को क्या नाम देते हैं? अपने आयाम नाम देते हैं। ये हमारा जैसे पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से ऊपर की तरफ निकल रही है जो तरंग, इस पृष्ठ से ऊपर की तरफ निकल रही है, उस भाग को क्या कहा जाता है? जो हमारा जो पृष्ठ है, मूल पृष्ठ, जैसे मूल पृष्ठ हमारा ये है और इस पृष्ठ से जो तरंग ऊपर की तरफ निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, उसे क्या कहा जाता है? श्रृंग कहा जाता है। तो इसे क्या नाम देते हैं? अपने श्रृंग नाम देंगे। और हमारे पृष्ठ से जो नीचे की तरफ आ रही है, ये हिस्सा क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? गर्त कहा जाता है। तो इसका मतलब जो तरंग है उस तरंग के दो भाग हो गए, श्रृंग भाग और गर्त भाग। ठीक है, अब अपने आगे करें। अगला जो शब्द इसमें लेते हैं कि जो हमारा शब्द था तरंग दैर्घ्य, जिसे अपने लैम्डा से प्रदर्शित किया था, ये क्या कहता है? वो क्या कहता है कि किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। परिभाषा क्या है? किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों और किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। या एक श्रृंग, जैसे यहां से लेकर यहां तक क्या होगी? एक श्रृंग, और एक गर्त की जो लंबाई है उसे क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है तरंग की, वो तरंग की लंबाई क्या कहला रही है? तरंग दैर्घ्य कहला रही है, लैम्डा कहला रही है।
है, इसे क्या कहा गया है अपने, लैम्डा कहा गया है। तो लंबाई है, तो जो लंबाई के जो मात्रक है वही मात्रक किसके होंगे, तरंग दैर्घ्य के होंगे। तो तरंग दैर्घ्य के जो मात्रक आ जाएंगे वो कौन सा आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब मीटर बड़ा मात्रक है, इसके लिए अपने कौन से मात्रक काम में लेते हैं, इसके अंदर नैनोमीटर काम में ले लेते हैं, एंगस्ट्रॉम काम में ले लिया जाता है। तो ये जो लंबाई के जो मात्रक है वो प्रयोग में ले लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि मीटर जो लंबाई है जो वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तो तरंग दैर्घ्य की अपने परिभाषा समझ में आ गई। किसी भी तरंग की जो तरंग दैर्घ्य, या जिसे अपने वेव लेंथ भी बोल सकते हैं, इसे क्या नाम दिया सकता है, तरंग दैर्घ्य को वेव लेंथ भी कहा जा सकता है। तो वेव लेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या है। अब दूसरा शब्द आता है इसके अंदर, वो है आवृत्ति। न्यूज से प्रदर्शित किया गया है। वो क्या कहता है कि कोई एक बिंदु है, जैसे ये एक बिंदु हो गया, इस एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। समझ आई बात आपको। वो क्या कहता है, आवृत्ति क्या है, किसी एक बिंदु से, जैसे ये एक बिंदु हो गया, इस एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाली जो तरंगों की जो संख्या होगी, इस तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। तो अर्थात यहाँ पर क्या है कि प्रति इकाई समय, और समय का जो सबसे छोटा मात्रक क्या हो गया हमारे पास, सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब आवृत्ति का जो मात्रक हो जाता है सेकंड इनवर्स, या इस सेकंड इनवर्स को क्या कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है। इस सेकंड इनवर्स को क्या कहा जाता है, हर्ट्ज कहा जाता है। तो हमारे पास आवृत्ति का जो मात्रक बन गया वो सेकंड इनवर्स या क्या बन जाता है, हर्ट्ज बन जाता है। आवृत्ति क्या है, किसी इकाई समय में किसी बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो अपने पास दो परिभाषाएं होगी, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा होगी, दूसरी जो परिभाषा होगी अपने पास क्या होगी, वो आवृत्ति की परिभाषा होगी। तीसरा जो शब्द आ रहा है वो है इसमें तरंग संख्या। ठीक है, जिसे अपने वेव नंबर भी कहा जा सकता है, और इसका जो मात्रक है वो होता है न्यू बार, इसका मात्रक हो जाता है। तो तरंग संख्या क्या है, तरंग संख्या कहते हैं कि तरंग दैर्घ्य की संख्या को, जो तरंग दैर्घ्य है उस तरंग दैर्घ्य की संख्या को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य की संख्या जो होती है इसे क्या कहा जाता है, तरंग संख्या कहा जाता है। और इसका जो मात्रक है वो क्या बन जाता है, मीटर इनवर्स बन जाता है। तो तरंग संख्या का जो मात्रक है, तरंग संख्या का मात्रक क्या होगा, मीटर इनवर्स बनेगा। तो इसका अपने मात्रक अध्ययन करेंगे तो इसका मात्रक होगा मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स किसका मात्रक हो गया, तरंग संख्या का मात्रक हो गया। अर्थात अपने कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य के मात्रक का जो व्युत्क्रम मात्रक है वो अपने पास क्या होता है, तरंग संख्या का मात्रक होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, मीटर है, तो तरंग संख्या, मीटर का व्युत्क्रम मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। और ये मीटर इनवर्स किसका मात्रक हो जाता है, तरंग संख्या का मात्रक बन जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी गति क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस वेग से करती है, गति करती है, प्रकाश के वेग से क्या करती है, गति करती है। अर्थात जो प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यही वेग किसका हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस वेग से गति करती है, प्रकाश के वेग से गति करते हैं, या प्रकाश की गति से गति करती हैं। तो प्रकाश का जो वेग है वो सेम वेग किसका हो जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हो जाता है। तो इस तरह से अपने यहाँ पर जो प्रकाश की जो गति है उसे अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, c से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर अपने मैं बात करता हूँ कि प्रकाश की गति c, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू में संबंध देखते हैं। इन तीनों में संबंध क्या है, इन तीनों में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों का जो संबंध होता है c = v लैम्डा।
ठीक है, C बराबर क्या आ जाएगा, V लेमडा। इन तीनों में अपने पास संबंध बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी तरंगीय प्रकृति आ गई। और तरंगीय प्रवृत्ति पर आधारित जैसे कुछ परिघटनाएं हैं, जैसे आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, विवर्तन की परिघटना को पढ़ते हो, व्यतिकरण की परिघटना को पढ़ते हो, तो वो दोनों परिघटना, विवर्तन और व्यतिकरण, ये दोनों तरंगीय प्रकृति पर आधारित परिघटनाएं हैं। केमिस्ट्री के अंदर इनका जिक्र नहीं है, अपने फिजिक्स के अंदर इसकी बात करते हैं। वैसे अपने थोड़ी सी अगर इसकी बात करें तो विवर्तन क्या होता है, कोई प्रकाश है, वो कोई अगर बाधा आती है, उस बाधा के पास वो तरंग क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर कोई बाधा है तो इस बाधा से जो प्रकाश होगा वो उससे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। और व्यतिकरण क्या होता है कि जो समान आवर्ती वाली जो तरंगे हैं वो मिलकर एक तरंग का निर्माण करती है, जिसका जो त्रिविम बिंदु है, विक्षेप, प्रत्येक तरंग के उस बिंदु के विक्षेप का बीजगणितीय सदिश योग होता है। तो इसका मतलब अपनी सिंपल सी भाषा में बात करें कि तरंगों का संयोजन ही क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। तरंगों का जो संयोजन होगा उसे क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। और विवर्तन क्या होता है, किसी एक नुकीले बिंदु से प्रकाश कणों का विक्षेपित होना या प्रकाश विकिरणों का विक्षेपित होना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा मैंने दोनों की बता दी आपको, ज़्यादा डिटेल आप फिजिक्स में इनको डिटेल में स्टडी करते हैं।